दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर विवेक एकेडमी पर। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे यूपी पीजीटी 2021 में कॉमर्स सब्जेक्ट का जो पेपर आया था उस पेपर का डिटेल सॉल्यूशन आपसे डिस्कस करेंगे। एक बात ध्यान रखिएगा, पेपर में ना केवल हम आपको ये बताएंगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट था या करेक्ट होना चाहिए, बल्कि हम आपसे ये डिस्कस करेंगे कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसलिए आप पूरे क्लास में मेरे साथ बने रहिए। इस क्लास को हम 3 पार्ट में अपने कवर करेंगे। आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 40 तक डिटेल डिस्कस आपसे करेंगे, तो पूरी वीडियो में आप मेरे साथ बने रहें। अब हम बिना देर किए हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 to 40 हम आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 था सरचार्ज ऑफ 10% is payable by an individual where her total income exceed 2। देखिए इस क्वेश्चन में सबसे पहला काम तो आप सरचार्ज क्या है ये आप समझ जाएं। दूसरी चीज सरचार्ज किस पे लगता है ये भी आपको समझ में आना चाहिए। सेस यानी हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जो लगता है, उपकर जिसको आप हिंदी में बोलते हैं, वो किस पर चार्ज होता है ये भी आपको समझ में आना चाहिए। सबसे पहले जो हमारी इनकम होती है उस इनकम में जितनी एग्जेम्प्टेड लिमिट है उसको हटा दीजिए। उसके बाद आपको कैलकुलेट करना होता है इनकम टैक्स, यानी इस तरह आप समझिएगा इनकम पर आप इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं। जो सरचार्ज कैलकुलेट किया जाता है वो कभी भी इनकम पर कैलकुलेट नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। सरचार्ज का कैलकुलेशन इनकम टैक्स पर होता है। सरचार्ज को आप कह सकते हैं एक तरीके से टैक्स ऑन टैक्स। एग्जाम्पल समझिएगा, मान लीजिए आपका इनकम टैक्स 10 लाख रुपए का बना। मैं एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। सरचार्ज आपका 10% है, तो इस 10 लाख रुपए पर आपका 10% कैलकुलेट होगा, जो आपका 1 लाख रुपए आएगा। तो इस तरीके से ये टोटल आपका 11 लाख रुपए होगा। अब इस पर आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% का कैलकुलेट करना पड़ेगा। यानी सेस का जो कैलकुलेशन होता है वो इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज, इन दोनों को मिलाकर जो अमाउंट आती है उस पर आप सेस कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए आपका सरचार्ज का क्राइटेरिया नहीं है, यानी आपकी इनकम एक सर्टेन लिमिट को क्रॉस नहीं करती है, तो इनकम टैक्स पर ही सेस कैलकुलेट होगा। पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि सेस इज कैलकुलेटेड ऑन इनकम टैक्स, सरचार्ज, बोथ इनकम टैक्स एंड सरचार्ज, तो आप इनकम टैक्स और सरचार्ज दोनों पे टिक करेंगे। दूसरी चीज, सरचार्ज इज कैलकुलेटेड ऑन इनकम टैक्स, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सरचार्ज का कैलकुलेशन आप जो करेंगे वो इनकम टैक्स पर आपको कैलकुलेट करना होता है, ना कि इनकम पर कैलकुलेट करना होता है। अब क्वेश्चंस पर आप आइएगा। कह रहा 10%। देखिए इस समय जो सरचार्ज का रेट है वो आपका 10%, 15%, 25% और ओल्ड और न्यू 2 टैक्स रिजीम है, जिसमें ये तो आपका कॉमन है, लेकिन 25 और 37% 2 अलग अलग है। फिलहाल इस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग जो आपको समझना है, अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए से अधिक और 1 करोड़ रुपए तक है तो आपको 10% का सरचार्ज देना पड़ेगा, यानी इसका ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। फिर से आप इन पूरे पॉइंट्स को सुन लें। सरचार्ज की अमाउंट तब कैलकुलेट होती है जब आपकी इनकम एक सर्टेन लिमिट से अधिक होती है। सरचार्ज का कैलकुलेशन इनकम टैक्स पर होता है। सरचार्ज का मतलब टैक्स ऑन टैक्स होता है। 4% एक्स्ट्रा, यानी इनकम टैक्स और सरचार्ज का जो टोटल आएगा उसका 4% आपको सेस देना होता है। फिर आपके इनकम टैक्स पेमेंट यानी पेएबल जो अमाउंट है वो कैलकुलेट होता है। तो इस तरीके से सरचार्ज आपको पता लगा, इनकम टैक्स और सेस। एक क्वेश्चन में आपको इतनी चीजें पता हो जानी चाहिए थी। आपका सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा एन इंक्वायरी रिगार्डिंग द वैल्यू, ऑनरशिप, टाइटल, एग्जिस्टेंस, पोजीशन ऑफ एन एसेट इज कॉल्ड। कह रहा एक इंक्वायरी आप कर रहे हैं, उसके वैल्यू, ऑनरशिप, टाइटल, एग्जिस्टेंस, पोजीशन, इन सब के बारे में, तो ये सारी चीज़ें वेरिफिकेशन कही जाती हैं। जो इसमें बाउचिंग वर्ड दिया है, जब भी आप कोई
ट्रांजैक्शंस अपने बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं तो किस एस्पेक्ट को यानी किस पार्टी को आपने डेबिट किया है या क्रेडिट किया है उसको आप लिखें, लेकिन उसका एविडेंस आपके पास होना चाहिए। उस एविडेंस को, जैसे सैलरी पेड, तो आप लिखोगे ना सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, तो उसके लिए आपके पास एक ऐसा पेपर या एविडेंस होना चाहिए कि आपने सैलरी पेड किया है, उसको हम बाउचर बोलते हैं। और बाउचर से जब अपने एंट्रीज को हम मिलाते हैं, यानी जो हमने रिकॉर्ड किया वो बाउचिंग कहलाता है। जब एसेट्स या लाइबिलिटीज को एक तरीके से आप कह लें जब सेल करना होता है तो वैल्यूएशन वर्ड का यूज किया जाता है, और जब आप किसी स्पेशल पर्पज से किसी चीज की जांच कराते हैं तो उसको इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सी पॉइंट आपका करेक्ट होगा। कह रहा गुड सोल्ड टू अ कस्टमर ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस इज रिकॉर्डेड एज। देखिए ये जो टॉपिक है ये फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट है। अगर आप हमारी पूरी क्लास फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट का देख लें, जो वीडियो पढ़े हुए हैं चैनल पे, तो शायद ही कोई ऐसा एडजस्टमेंट पेपर में आए जो आपको ना समझ में आए। कह रहा है यहां पर गुड सोल्ड किया गया है सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस। इसमें एक चीज आप समझिएगा, जब हम गुड्स को सेल्स करते हैं तो उस टाइम पर हम जर्नल एंट्री पास कर देते हैं, डेटर्स को डेबिट करते हैं टू सेल्स। लेकिन अगर एंड ऑफ द ईयर आपको इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती तो आप इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे, तो एंट्री पास होगी, सेल्स को आप डेबिट करेंगे और डेटर्स यानी जो पार्टी थी उस पार्टी को आप क्रेडिट कर देंगे, यानी आप उसको ये मान लेंगे कि वो आपकी सेल नहीं है। और इसका इंपैक्ट क्या क्या पड़ता है, देखिए इस एडजस्टमेंट का इंपैक्ट पड़ेगा, सेल्स आपकी जो है वो रिड्यूस हो जाएगी, डेटर्स जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे, लेकिन जो क्लोजिंग स्टॉक है वो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आपकी इंक्रीज कर जाएगी। तो कह रहा है गुड्स सोल्ड टू कस्टमर ऑन सेल्स ऑन अप्रूवल बेसिस इज रिकॉर्डेड एज, यानी उस गुड्स को आप कहाँ रिकॉर्ड करेंगे तो वो गुड्स आपके बिजनेस के लिए क्लोजिंग स्टॉक है। एक बात और समझिएगा, इन दोनों में जो अमाउंट डिडक्ट होगी वो सेल्स प्राइस को आप डिडक्ट करेंगे, लेकिन जब आप इसको ऐड करेंगे तो वो कॉस्ट प्राइस को आप करेंगे। एक बिजनेसमैन को पता होता है कि उसकी कॉस्ट प्राइस क्या थी, सेल्स प्राइस क्या थी। सपोज 2000 रुपीज़ में आपने सेल किया था, लेकिन उसकी 1800 रुपीज़ कॉस्ट प्राइस थी, तो 1800 रुपीज़ आपका क्लोजिंग स्टॉक में ऐड होगा और 2000 रुपीज़ सेल्स और डेटर्स से डिडक्ट कर दिए जाएंगे। तो ये था आपका एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। कह रहा ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर इफ द पार्टनर डिसाइडेड टू रिकॉर्ड चेंजेस occurred in the value of assets and liabilities in the books but not in accounts, then the firm prepares। इसमें एक चीज आप समझिएगा, कह रहा है चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, इस पॉइंट को आप समझ लें। चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, जब भी एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू चेंज होती है तो हमें यह पता करना होता है कि उस चेंज होने से प्रॉफिट हुआ या उससे लॉस हुआ। तो इसके लिए जो अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। लेकिन अगर आप उन चेंज हुई वैल्यू को, कह रहा है बट नॉट इन अकाउंट्स, अगर आप अपने अकाउंट्स में मेंटेन नहीं करना चाहते तो फिर आपको प्रिपेयर करना होता है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। डिफरेंस समझिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट तब बनता है जब आप चेंज वाली वैल्यू को रिकॉर्ड करना चाहते हैं, और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट तब बनता है जब आप चेंज वाली वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करना चाहते। तो फिर हाल इस क्वेश्चन के ऑप्शन में डी पॉइंट आपका करेक्ट होगा। एक चीज आप और समझिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट ये दोनों ही तब बनाए जाते हैं जब एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू चेंज होती है, और ऐसा नॉर्मली तब होता है जब किसी पार्टनर की डेथ होती है, किसी पार्टनर का एडमिशन होता है, कोई पार्टनर रिटायर होता है, या कोई और सर्कमस्टेंसेस अगर ऐसी है तो। रिवैल्यूएशन अकाउंट, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, और एक बात ध्यान रखिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट का ही दूसरा नाम प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट भी है। ये आप एकदम अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ये तब बनता है जब प्रॉफिट को पार्टनर्स के बीच में डिवाइड करना होता है, यानी प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पार्टनरशिप में ही बनता है और ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट के बाद बनता है। अगर आप इन चारों के नेचर की बात करें तो ये चारों ही आपके पॉइंट से नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात समझिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट से जो प्रॉफिट या लॉस आपको शो होता है
उस प्रॉफिट या लॉस का जो नेचर है, यानी जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा चेंज होने से वो या तो कैपिटल प्रॉफिट होगा या तो कैपिटल लॉस होगा। तो इस क्वेश्चन में आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये चारों ही अकाउंट नॉमिनल अकाउंट हैं और कब कब बनाए जाते हैं ये बता दिया, और इससे जो प्रॉफिट या लॉस आएगा वो कैपिटल प्रॉफिट या कैपिटल लॉस आएगा, और जो भी प्रॉफिट या लॉस इस तरीके से रिवैल्यूएशन से आएगा वो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर दिया जाता है। कह रहा जेड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वाज प्रोपाउंडेड बाय, कह रहा जेड थ्योरी किसने दिया था। देखिए जेड थ्योरी में नॉर्मली आप जो है विलियम आउची का नाम लेकर आते हैं, लेकिन विलियम आउची के साथ साथ उर्विक का भी नाम आता है, इसलिए जेड थ्योरी पे जब आप टिक करेंगे तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो जेड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन है वो दो पर बेस है, जापानीज टेक्निक पर और अमेरिकन टेक्निक पर। मतलब ये जापानीज मैनेजमेंट और अमेरिकन मैनेजमेंट इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, और इसको विलियम आउची और एल.एफ. उर्विक इन दोनों ने दिया था जेड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का। कह रहा है प्राइम कॉस्ट इज ₹20,000। तो पहले आपको समझ में आ जाए कि प्राइम कॉस्ट होती क्या चीज़ है। ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जब आप इन तीनों को ऐड करते हैं तो ये आपका प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट बनता है। फिर इसमें आपको ऐड करना होता है फैक्ट्री ओवरहेड, फिर उसके बाद ये आपका फैक्ट्री कॉस्ट आप कह सकते हैं या वर्क कॉस्ट आप कह सकते हैं। फिर आप ऐड करते हैं ऑफिस ओवरहेड का पैसा। अब देखिए क्वेश्चन बोला क्या है, कह रहा है प्राइम कॉस्ट ये आपका 20,000 है, फैक्ट्री ओवरहेड इज 25% ऑफ प्राइम कॉस्ट। कह रहा है फैक्ट्री ओवरहेड प्राइम कॉस्ट का 25%। तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं, देखिए ये 20,000 है, इसका आप 25% कैलकुलेट करेंगे तो 25/100, तो ये आपका 5,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से जो फैक्ट्री कॉस्ट होगा वो आपका 25,000 हो गया। फिर देखिए कह रहा है ऑफिस ओवरहेड आर 80% ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, वो फैक्ट्री कॉस्ट का नहीं बोल रहा है, वो फैक्ट्री ओवरहेड का बोल रहा है, फैक्ट्री ओवरहेड का 80%। तो ये 5,000 आपका आया, 5,000 का 80%, 5,000 इंटू 80/100। तो इस तरीके से जब आप ये कैंसिल करेंगे तो ये 4,000 आएगा। तो 25 + 4 आप करेंगे तो ये 29,000, और इस 29,000 को बोला जाता है ऑफिस कॉस्ट या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हम लोग इसको बोलते हैं। तो ये आपका 29,000 करेक्ट होगा। तो इस तरीके से ये यूनिट कॉस्टिंग में आप समझ सकते हैं। कह रहा है इनकम फ्रॉम बिजनेस कमेंस्ड ऑन 1 मार्च 2018 विल बी असेस्ड इन द असेसमेंट ईयर। देखिए हमारे पास 2 ईयर होता है, एक का नाम है प्रीवियस ईयर और एक का नाम है असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर का मतलब जिस ईयर में आपको इनकम टैक्स देना है, और प्रीवियस ईयर का मतलब जिस ईयर में आपने पैसे कमाने के काम किए हैं। ये 1 मार्च 18 की बात कर रहा है। आप 1 मार्च स्टार्ट करें या कभी भी स्टार्ट करें, इसकी एंडिंग हो जाएगी 31 मार्च 2018 को। यहाँ पर स्टार्ट होगा 1 अप्रैल से 18 से 31 मार्च 2019। तो 18 और 19 यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। प्रीवियस ईयर जिसमें आपने इनकम अर्न किए हैं, असेसमेंट ईयर जिसमें आपको टैक्स देना है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। देखिए ये क्वेश्चन जो आपका आया था, ये क्वेश्चन आपका एनवायरनमेंट से रिलेटेड था। हाँ, कॉमर्स में ये चीज़ें आ गई क्योंकि थोड़ा सा मतलब हम ये नहीं कह सकते कि 100% इससे, बट एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग ये चीज़ें हैं। कह रहा था एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज पास 1986 से, आपको याद रखना होगा, ये सच है। इसमें कह रहा है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एनवायरनमेंट 21% ऑक्सीजन है और 78% एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन होता है, और रिमेनिंग छोटी छोटी गैसें जो हैं वो होती हैं। कह रहा है ग्रीन फ्यूल स्कीम एम्स टू रिड्यूसिंग एयर पोल्यूशन बाय लीड्स लेस पेट्रोल। ग्रीन फ्यूल जिसे आप सीएनजी के नाम से भी जानते हैं, तो इसका यूज ही होता है कि पोल्यूशन कम से कम हो। तो देखिए ए, सी और डी ये तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट हैं, तो इसका मतलब बी आपका करेक्ट नहीं होगा। कह रहा द मोस्ट डोमिनेटिंग कॉज ऑफ एनवायरमेंट पोल्यूशन इज यूज ऑफ केमिकल इन एग्रीकल्चर। देखिए एग्रीकल्चर में केमिकल का यूज होता है, ये एनवायरमेंट पोल्यूशन के लिए है, बट ये मोस्ट डोमिनेटिंग का नहीं आएगा, इसलिए बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा।
कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ बिजनेस फोरकास्टिंग। कह रहा बिजनेस फोरकास्टिंग की टेक्निक नहीं है। देखिए बिजनेस फोरकास्टिंग जो वर्ड दिया है इसका मतलब है फ्यूचर के बारे में जानना। बस्टिंग हम फ्यूचर के लिए करते हैं। कॉस्ट स्टैंडर्ड फ्यूचर के लिए होता है। प्रॉफिट प्लानिंग नाम ही प्लानिंग है। प्लानिंग का मतलब होता है यानी थिंकिंग बिफोर हैंड, यानी फ्यूचर के लिए कुछ करना। यहां पर देखिए लिखा प्रेजेंटेशन ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। फिनेंशियल स्टेटमेंट आप तब बनाते हैं जब वो डेटा बीत चुका हो, और ये बिजनेस फोरकास्टिंग की टेक्निक में नहीं आता क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया है, इसलिए तो इसका बी ऑप्शन यानी ये बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इन कंसर्न विद मीन्स एंड एंड्स। कह रहा है कौन सा ऐसा फंक्शंस है जो मीन्स और एंड से, यानी आपके पास जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने से, आपके पास जो रिसोर्सेस हैं उनको यूटिलाइज करने से रिलेट करता है। तो एक बात समझिएगा, अपने टारगेट को अचीव करने और रिसोर्सेस का प्रॉपर यूटिलाइजेशन ये हम प्लानिंग के थ्रू करते हैं, तो आपका प्लानिंग ऑप्शन करेक्ट होगा। कह रहा हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड ऑफ इश्यू ऑफ मटेरियल इज यूजफुल व्हेन द। देखिए मटेरियल इश्यू के कई मेथड्स होते हैं जिसमें आपका फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये आपका टाइम पर डिपेंड करता है ना कि प्राइस पर डिपेंड करता है। लेकिन हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट और मिनिमम इन फर्स्ट आउट ये आपका प्राइस पर डिपेंड करता है। एग्जांपल आप समझिएगा, जैसा मान लीजिए आपने जो स्टॉक अपने पास खरीदा वो 20 रुपए का था और 18 रुपए का, 15 रुपए का और 20 रुपए का। ये कह रहा है कि हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट मेथड का यूज कब होगा। एक बात समझिएगा, हर एक बिजनेसमैन चाहता है उसके पास जो स्टॉक बचा रहे वो कम से कम रेट का बचा रहे, क्योंकि कम से कम रेट का रहेगा, अगर लॉस भी हुआ तो कम लॉस होगा। इसलिए मटेरियल इश्यू में, मटेरियल इश्यू का मतलब क्या है ये आप समझिएगा। जैसे मान लीजिए किसी कंपनी का ये स्टोर है और ये उसका फैक्ट्री का प्लेस है, तो जब स्टोर से सामान फैक्ट्री के प्लेस को भेजा जाता है तो उसी को हम मटेरियल इश्यू के नाम से जानते हैं। अब 20, 18, 15 और ये 3 रेट के थे। अब कह रहा है हीफो मेथड का यूज कब करेंगे। देखिए इस मेथड का यूज तब किया जाएगा जब मटेरियल की प्राइस लगातार कम हो रही हो, तो इसलिए पहले 20 रुपए वाला भेज देंगे, फिर 18 रुपए वाले। यानी कहने का मतलब अल्टीमेटली एम हमारा ये है कि जो स्टॉक हमारे पास बचे वो कम से कम रेट का बचे, तो प्राइस ऑफ मटेरियल इज डिक्रीजिंग। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द माल्थस थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। देखिए माल्थस की थ्योरी पॉपुलेशन की बहुत ही पॉपुलर थ्योरी थी, जिसमें केवल आपको 2 बात याद रखनी है, तीसरी याद भी नहीं रखनी है और पेपर आपका एकदम सही होगा। उसमें यह याद रखिएगा जो पॉपुलेशन बढ़ता है वो ज्योमेट्रिकली बढ़ता है, यानी ज्यामितीय रूप से बढ़ता है, जैसे 1, 2, 4 इस सीक्वेंस में बढ़ेगा। लेकिन जो फूड का प्रोडक्शन बढ़ता है वो अर्थमेटिकली बढ़ता है, इसलिए केवल आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। पॉपुलेशन ज्योमेट्रिकली बढ़ेगा और जो फूड का प्रोडक्शन है वो अर्थमेटिकली बढ़ेगा, यानी फूड अर्थमेटिक यानी 1, 2, 3, 4 से बढ़ेगी, जबकि जो पॉपुलेशन है वो 1 to 4 इस तरीके से बढ़ेगा, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। देखिए इसमें बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स की से पूछा है, बैड डेब्ट्स नहीं पूछा है, दोनों में डिफरेंस समझिएगा। बैड डेब्ट्स का मतलब वो पैसा जो आपको कस्टमर से मिलेगा ही नहीं, लेकिन प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स का मतलब हो सकता है मेरे कस्टमर पैसा दे दें, मतलब इन पे हम श्योर नहीं होते कि पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इसलिए हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बनाते हैं। और इसको जो बनाया जाता है वो डेटर्स पर कैलकुलेट किया जाता है। और दूसरी चीज आप समझिएगा कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो बनाना अपने यहां कंपलसरी एक तरीके से आप कह सकते हैं, आपने पढ़ा होगा कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिव्स, इन पर भी हमने कॉन्सेप्ट पर अकाउंटिंग के बहुत ही अच्छे से सारे चीजों को एक्सप्लेन किया है। अगर आपको लगता है कि आपकी जानकारी कहीं उन चीजों में थोड़ी भी कमी है तो आप वीडियोस को जरूर देखिएगा, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि आप देख सकते हैं हर एक टॉपिक पेपर में कवर की जा रही है। ये सोचना कि इस चीज को पढ़ें या इस चीज को सिलेबस में छोड़ दें तो कहीं ना कहीं हम सफलता से दूर हो जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि हर एक टॉपिक जो आपके सिलेबस में दी गई है उस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया जाए। क्वेश्चन में आपसे प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स पूछा है। कह रहा है 3200 बैड टू बी रिटर्न ऑफ, यानी ये पूरी तरीके से रिटर्न ऑफ हो गए, यानी ये बैड डेब्ट्स है, हमसे बैड डेब्ट्स नहीं पूछा, यानी इसको आप हटा दें। कह रहा 4000 फाइनेंशियल कंडीशन वेरी पुअर नो रिकवरी इज लाइकली,
इसका मतलब ये भी आपका बैड डेब्ट से कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन प्रोविजन किनके साथ है, देखिए कह रहा है 8,000 एक्सपेक्टेड टू रियलाइज ओनली 70%। इसका मतलब 30% हो सकता है ना मिले, कंफर्म नहीं है, मे बी आपको ये पैसा ना मिले, यानी 8,000 का हो सकता है 30% आपको ना मिले। तो 8,000 का 30% जब आप निकालेंगे तो ये 2400 आएगा, और ये कंडीशन है डेटर्स एन की। ओ पे अगर आप बात करें 6,000 एक्सपेक्टेड टू रियलाइज ओनली 60%, यानी ये 6,000 के हैं, 60% तो मिल ही जाएगा, यानी उस पर डाउट करने की जरूरत ही नहीं है। तो आप खुद समझिएगा 6,000 पे जो आप डाउट करेंगे, यानी उस पर केवल 40% का डाउट होगा। कैसे आया, यहां पर 100 से 70 माइनस किया तो 30 आया, यहां पे 100 से 60 को माइनस किया तो ये 40 आया, तो ये 2400 आएगा। 24 को आप ऐड कर देंगे तो ये आपका 4800 रुपीज आएगा। तो आपका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, यानी 4800 रुपीज का। फिर कह रहा है इफ कैपिटल इज रुपीज 50,000, लाइबिलिटी इज रुपीज 30,000 एंड फिक्स्ड एसेट्स रुपीज 70,000, देन द वैल्यू ऑफ करंट एसेट्स विल बी। देखिए जब ऐसे क्वेश्चंस आए तो सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप एक हॉरिजॉन्टल यानी जो नॉर्मल बैलेंस शीट एक तरीके से कह सकते हैं बनती बना लेना चाहिए। हमें कैपिटल पता है, हमें लाइबिलिटी पता है, हमें पता है कैपिटल जो है वो 50,000 है, लाइबिलिटी जो है वो 30,000 है। इस तरीके से ये टोटल 80,000 आएगा, और इस साइड का टोटल भी आपका 80,000 ही आएगा। अब हमें पता है कि जो फिक्स्ड एसेट्स है वो हमारे पास 70,000 है। अब आप खुद देखिए ये 80,000, ये 80,000, ये आपका 70,000, तो जो रिमेनिंग है वो करंट एसेट्स है, ये आपका 10,000 आएगा, क्योंकि जब आप 80,000 से 70,000 को आप माइनस करेंगे तो इस तरीके से ये 10,000 आएगा। और आपसे पूछा है करंट एसेट्स की वैल्यू कितनी होगी, तो करंट एसेट्स की वैल्यू आपकी 10,000 होगी, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। Which of the following is not an attribute under statistical analysis? देखिए बहुत सीधा सा मतलब आप समझिएगा, जिनको आप नंबर्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं वो आपके एट्रीब्यूट्स नहीं होते, यानी जिनको आप नंबर्स में एक्सप्रेस करेंगे वो आपके वेरिएबल्स कहलाएंगे, जिनको नंबर्स में एक्सप्रेस नहीं करेंगे वो आपके एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल आप समझिएगा, जैसे अगर आप किसी से पूछते हैं तुम्हारी हाइट क्या है, तुम्हारी इनकम क्या है, तो उसकी हाइट, उसकी इनकम ये नंबर्स में है, ये वेरिएबल कहलाएगा। लेकिन वो कितना सुंदर है, वो आपको कितना पसंद करता है, ये चीज जो है एट्रीब्यूट्स आप कह सकते हैं, यानी उसकी क्वालिटी, उसका गुण कह सकते हैं। तो देखिए इसमें कह रहा है डीपनेस यानी सुनाई ना पड़ना, ब्यूटी यानी सुंदरता, और ब्लाइंडनेस यानी देख ना पाना। यहां पर ये तीन ऐसे हैं जो एट्रीब्यूट्स है। आपसे नॉट एन एट्रीब्यूट्स पूछा है तो इसमें हाइट आएगा, क्योंकि हाइट हमेशा नंबर्स में होती है। एन ऑर्डिनरी अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परस्यूट ऑफ कॉमन गोल इज कॉल्ड। ये डेफिनेशन ही आपको दे दिया है। कोऑर्डिनेशन का मतलब ही होता है कि सबके काम इस तरीके से हों जिससे कि हम अपने टारगेट को अचीव कर सकें। कह रहा था कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड टू कंप्यूट बेसिक कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विसेज, ये आपकी यूनिट कॉस्टिंग होती है। बेसिक कॉस्ट का मतलब प्राइम कॉस्ट, जो भी आपको हमने बताया है। कह रहा है इन केस ऑफ 3 एट्रीब्यूट्स द टोटल नंबर ऑफ क्लासेस विल बी। देखिए इसमें है क्या, ये एट्रीब्यूट्स कह रहा है 3 एट्रीब्यूट्स है, इसमें टोटल नंबर ऑफ क्लास, तो टोटल नंबर ऑफ क्लास के लिए ये 3 के पावर n है आपका। तो यहां पर कह रहा है 3 एट्रीब्यूट्स, तो इसका मतलब n आपका 3 हो गया, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 जब आप करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 27, तो ये आपका 27 आएगा। और इसमें जो 3 क्लास होते हैं वो जैसे आपका ए अल्फा और एक कॉमन हो जाएगा, तो ए अल्फा, इस तरीके से ये 3 क्लास आपके इसमें बनते हैं। फिर कह रहा है हाइयर द रेशियो मोर फेवरेबल इट इज, दिस स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई विथ रेस्पेक्ट टू। कह रहा है रेशियो अगर ज्यादा है तो वो हमारे लिए अच्छा है। कौन सा रेशियो ज्यादा होना अच्छा है, देखिए बहुत आसान तरीका, नेट प्रॉफिट रेशियो जितना ज्यादा है वो अच्छा है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी जितना ज्यादा है वो अच्छा है। स्टॉक टर्नओवर का मतलब आपके यहाँ सेल कितनी जल्दी हो जाता है, जितनी जल्दी सेल हो जाए बिजनेसमैन चाहता है उतना ज्यादा बढ़िया है। यहां पर दिया है ऑपरेटिंग रेशियो, एक बात ध्यान दीजिएगा, ऑपरेटिंग रेशियो इज एन एक्सपेंसेस रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो एक एक्सपेंसेस रेशियो में आता है,
और एक्सपेंसेस रेशियो हर कोई चाहता है वो ज्यादा ना हो, वो कम हो। तो इसमें क्या रहा है, हायर द रेशियो द मोर फेवरेबल इट इज। दिस स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई, ये स्टेटमेंट अप्लाई नहीं होता। तो आपका डी ऑप्शन होगा, यानी इसका आपका जो ऑप्शन करेक्ट है वो डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। कह रहा द कॉज ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट पर यूनिट अंडर प्रोसेस कॉस्टिंग इज। कह रहा है इनमें से कौन सा ऐसा रीजन है जिससे प्रोसेस कॉस्टिंग में कॉस्ट पर यूनिट जो है आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो वो आपके नॉर्मल वेस्टेज होते हैं, नॉर्मल वेस्टेज से ही कॉस्ट पर यूनिट इंक्रीज होती है। कह रहा इन विच ऑर्डर ऑफ मैनेजर्स परफॉर्म द मैनेजरियल फंक्शंस। आपको भी पता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये एक सिंपल सा है। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। इसमें से कौन सा एक कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। देखिए कह रहा आर्टिफिशियल पर्सन ये कंपनी होती है, परपेचुअल सक्सेशन, इसका मतलब है मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी गोस फॉरएवर, यानी लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे लेकिन कंपनी चलती रहेगी। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, यानी शेयर होल्डर और कंपनी, शेयर होल्डर के मरने और जीने से कंपनी की लाइफ पर कोई असर नहीं पड़ता। तो बी सी डी आपका करेक्ट है। ए भी करेक्ट होता बट इसके साथ अगर नॉन वर्ड आपको ना दिया होता, क्योंकि कंपनी एक कारपोरेट बॉडी होती है। इसका मतलब कंपनी वो सारे काम कर सकती है जो हम आप कर सकते हैं, बस कंपनी दो काम नहीं कर सकती। एक तो कंपनी को मैरिज करने का राइट्स नहीं है और दूसरा कंपनी को वोट डालने का राइट्स नहीं है, जो हम नेचुरल पर्सन्स को मिले हैं, क्योंकि इसके ऊपर सिटीजन का एक्ट नहीं लगता, इसलिए ऐसा है। तो फिलहाल इसके लिए 22 का आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में नॉट पूछा गया है। कह रहा है सिक्योरिटीज प्रीमियम कैन बी यूज्ड बाय अ कंपनी फॉर, एक लिस्ट है जिससे कंपनी अपने सिक्योरिटीज प्रीमियम के अमाउंट को यूज करती है। तो कंपनी सिक्योरिटीज प्रीमियम को यूज कर सकती है इशूइंग फुली पेड बोनस शेयर्स टू इट्स मेंबर। ए ऑप्शन आपका इसका करेक्ट होगा। कह रहा द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द कंट्री, ध्यान दीजिएगा यहां पर विद इन द कंट्री दिया है, तो ये आपका जीडीपी होगा, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, क्योंकि ग्रॉस डोमेस्टिक यानी देश के अंदर की बात कर रहा है। वाइल डेलीगेटिंग अथॉरिटी और सुपरवाइजर डेलीगेट्स, बहुत ध्यान सुनिएगा, ऐसे क्वेश्चंस लोगों के बहुत गलत होते हैं। क्वेश्चंस कह रहा है कि जब हम डेलीगेट करेंगे तो हम क्या डेलीगेट करेंगे, मतलब जब हम आपको कोई काम सौंपेंगे तो क्या सौंपेंगे। जब हम आपको काम सौंपेंगे तो हम आपको अथॉरिटी भी देंगे, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देंगे। लेकिन एक बात समझिएगा, अगर मैं आपका बॉस हूं और मेरा भी कोई बॉस है, तो अगर आप काम गलत करेंगे तो अल्टीमेटली जिम्मेदारी मेरी ही आएगी। इसका मतलब ये अकाउंटेबिलिटी कहलाएगा। तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम डेलीगेट करते हैं, लेकिन अकाउंटेबिलिटी डेलीगेट नहीं होती, या होती है तो बहुत लिटिल बिट होती है। तो इसमें कह रहा है डेलीगेटिंग अथॉरिटी, तो इसमें अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। मैक्सिमम लोग ओनली अथॉरिटी कहते हैं कि बुक्स में ओनली अथॉरिटी वर्ड देता है, बट एक बात समझिएगा, केवल अथॉरिटी से काम नहीं होता, अथॉरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी जब तक नहीं दी जाएगी आप काम अच्छा नहीं कर सकते। कह रहा डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट फ्रॉम एक्चुअल एक्सपेंस इनकर्ड इज टर्म एज, देखिए बड़ा आसान तरीका, कह रहा है एक्चुअल एक्सपेंस। एक्चुअल का मतलब जो टाइम जो आपने खर्च कर दिया हो, जो टाइम आपका बीत चुका हो, यह आपकी हिस्टोरिकल कॉस्टिंग कहलाती है, यानी इसका आपका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ए कॉस्ट दैट रिमेन्स कांस्टेंट पर यूनिट बट चेंजेस विद द वॉल्यूम ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड। कह रहा है एक ऐसी कॉस्ट जो पर यूनिट कांस्टेंट, ध्यान से सुनिएगा, अगर ये बोलता टोटल कांस्टेंट की बात कहता तब तो आप फिक्स्ड कॉस्ट पे मार्क करते, लेकिन ये पर यूनिट कांस्टेंट की बात कर रहा है, और पर यूनिट जो कांस्टेंट होता है वो वेरिएबल कॉस्ट होता है। एक बात मैं आपको यहां बता दूं, अगर हम इस टॉपिक को इकोनॉमिक्स में पढ़ें तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट रिड्यूस होती है, लेकिन अगर आप अकाउंटेंसी में इस पॉइंट को पढ़ेंगे तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कांस्टेंट होती है, और वेरिएबल कॉस्ट में आपका डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बाकी ये चीजें आती हैं। कह रहा एन अरेंजमेंट ऑफ स्टाफ ड्यूटीज वेयर बाई नो वन पर्सन इज अलाउड टू रिकॉर्ड एवरी एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड। कहने का मतलब यह है कि किसी एक पर्सन के ऊपर सारे पहलुओं को रिकॉर्ड करने का नहीं है। इसका मतलब है ये चीज आपका इंटरनल चेक कहलाता है,
इंटरनल चेक का मतलब मेरा काम आप, आपका काम वो। कह रहा द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, कह रहा था रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, यानी दो वेरिएबल्स के बीच रिलेशनशिप को आप कैसे, तो रेशियो में, परसेंटेज में, रेट में, यानी ऑल ऑफ द अबव होगा आपका। कह रहा था बेसिस ऑफ इनकम मेजरमेंट इज, देखिए ये कॉन्सेप्ट से आप देख सकते हैं कि अभी हम लोग 30 क्वेश्चंस पर पहुंचे हैं और 2 क्वेश्चंस ऐसे आपको मिल चुके जो कॉन्सेप्ट पर हैं। इसलिए एक बात कंफर्म है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से पेपर में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, तो आपके लिए जरूरी है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लें। इस पर मेरे भी चैनल पर, यानी जिस पर आप देख रहे हैं, इस पर भी जो है पूरे हमने कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में कराए हैं, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। देखिए अगर इनकम मेजरमेंट या एक्सपेंसेस के मेजरमेंट की बात करेगा तो उसमें केवल आपको एक टिक करना है, वह है आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट। जब 12 मंथ्स के पीरियड की बात करेगा तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट आएगा। जब किसी चीज को मेजरमेंट करने की बात आएगी वैल्यू में तो वो मनी मेजरमेंट आएगा, और कॉस्ट कॉन्सेप्ट का मतलब जिस रेट पर आपने परचेज किया है उसकी बात कर रहा है। द एक्सपेंसेस विच आर रिक्वायर्ड विच आर इनकर्ड टू इंक्रीज द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट आर नोन एज, देखिए हम अपनी डिमांड को इंक्रीज करना चाहते हैं, डिमांड को इंक्रीज करने के लिए सेलिंग का पैसा खर्च होता है और सामान को पहुंचाने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन का पैसा आता है। अंडर टाइम सीरीज एनालिसिस रेगुलर एंड पीरियोडिक मूवमेंट नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 साल से अगर कोई चीज ज्यादा नहीं है तो इस चीज को हम लोग सीजनल वेरिएशन के नाम से जानते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्मूला ऑफ पीबी रेशियो, देखिए पीबी रेशियो जिसको हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के नाम से भी जानते हैं, तो पीबी रेशियो कैलकुलेट करने के लिए जो कॉमन फॉर्मूला हम लोगों को पता होता है वो ये है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। और अगर आप कंट्रीब्यूशन की बात करें तो देखिए इसको आप ऐसे याद रखिएगा, बहुत आसान आपको, क्योंकि मैंने भी ऐसे ही तैयार किया था और आज भी उसी पर सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। सेल्स से हम माइनस करते हैं वेरिएबल कॉस्ट, तो ये कंट्रीब्यूशन आता है। इससे हम माइनस करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट को, तो यहां पर या तो आपका प्रॉफिट आएगा या तो आपका लॉस आएगा, दोनों में से कुछ भी आएगा। आप देखिएगा अगर सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट दिया है तो आप कंट्रीब्यूशन फाइंड कर सकते हैं, प्रॉफिट और फिक्स्ड कॉस्ट दिया है तो भी कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा आपको, लॉस और फिक्स्ड कॉस्ट दिया है तो भी कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। तो अगर आप ये चार्ट याद रखते हैं कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ये कंट्रीब्यूशन, इससे फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करेंगे तो प्रॉफिट या लॉस आएगा, तो आप ये कंफर्म मानिएगा कि आपको कंट्रीब्यूशन कभी भी फाइंड करना हो तो कोई फार्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, इसलिए ये ट्रिक आप याद रखिए, आप हमेशा कंट्रीब्यूशन कैलकुलेट कर लेंगे। अब बारी आती है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो को, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट ये आपका कंट्रीब्यूशन बोला जाएगा, तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 ये करेक्ट है। फिर उसके बाद कह रहा है प्रॉफिट अपॉन मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू 100, ये भी इसका फार्मूला है। फिक्स कॉस्ट अपॉन बीईपी इनटू 100 ये भी इसका फार्मूला है। लेकिन ये कह रहा है चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन टोटल कॉस्ट, ऐसा नहीं होता, यहां पर चेंज इन टोटल कॉस्ट की जगह पर चेंज इन सेल्स होना चाहिए। तो आप ऐसा समझिएगा जब हमारे पास सिंगल ड्यूरेशन का होता है तब तो हम इस तरीके से कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन जब 2 ड्यूरेशन की इंफॉर्मेशन दिए हों, यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, फर्स्ट 6 मंथ सेकेंड 6 मंथ, तो चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100, तो नॉट बोल रहा है तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल कॉस्ट आपको दिया है, यानी ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट है। तो अब आप समझिएगा इसमें एक चीज और, देखिए कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स और चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स ये दोनों का इंपैक्ट एक ही पड़ता है। रीजन क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होता, इसीलिए ये दोनों फार्मूले सेम हैं आपके। कह रहा था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर सिग्निफिकेंट बिकॉज ऑफ, कह रहा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो भी हैं, जिसमें आपने टेलर का पढ़ा, फ्यूल का पढ़ा और भी बहुत सारे हैं, बट आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़े, तो इन सब के प्रिंसिपल्स का हम यूज करके इंक्रीज इन इफिशियंसी, मतलब जो काम करने की क्षमता है वो बढ़ती है, क्योंकि अननेसेसरी टाइम हमारा रिड्यूस होता है। कह रहा द मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, देखिए फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन जो आपका है उससे स्पेशलाइजेशन का फायदा आपको मिलता है, यानी काम को जब आप फंक्शंस जो जिसमें अच्छा काम करता हो अगर उसके अकॉर्डिंग आप बांटते हैं,
व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ इंडिफरेंस कर्व। देखिए इकोनॉमिक्स के वीडियोस भी चैनल पे पड़े हुए हैं, इंडिफरेंस कर्व हमने बहुत डिटेल में समझाया है, आप पढ़ लें जिससे कि आपके क्वेश्चंस कोई गलत ना हो। कह रहा है इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये सही है। उसका रीजन है ये अगर इंटरसेक्ट एक दूसरे को कट कर जाएं, यानी कहने का मतलब वो ये कह रहा है कि कभी भी ऐसा नहीं होगा, और अगर ऐसा है तो यहां पर वायलेशन होता है। और इस सब चीजों के डिटेल के लिए आप वीडियोस को जरूर पढ़ लें। फिलहाल ये टॉपिक आप यानी ये सही है। एवरी पॉइंट ऑन एन इंडिफरेंस कर्व स्लोप इक्वल सेटिस्फैक्शन सोज, ये भी सही है। इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉनकेव टू द ओरिजिन, ये आपका क्वेश्चन रॉन्ग है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व कभी भी कॉनकेव नहीं होता, वो कॉन्वेक्स होता है। स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और एल शेप्ड भी हो सकता है। कह रहा इन द एब्सेंस ऑफ एन एग्रीमेंट रिटायरिंग पार्टनर शेयर इन फर्म विल बी परचेज्ड बाय रिमेनिंग पार्टनर इन द, ये उसके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसका मतलब ये है जैसा मान लीजिए ए बी सी पार्टनर है और ये 3-2-1 में प्रॉफिट को डिवाइड करते थे। सपोज बी जो है वो रिटायर हो गया, तो कह रहा है उसके शेयर्स को कैसे लिया जाएगा, तो बी के शेयर्स को ए और सी 3:1 रेशियो में ले लेंगे, तो वही वो कह रहा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कह रहा द सम ऑफ डिविजन टेकन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन ऑफ अ सीरीज इज, ये आपका 0 होगा। इसको मैं आपको ऐसे एक छोटे नंबर से दिखा भी सकता हूं, आप समझिएगा, अच्छा समझ में आएगा। ये आपका 5 है, ये आपका 10 है और ये आपका 3 है। तो जब आप इसका सम करेंगे तो ये सिग्मा एक्स आपका, ये आपका 18 आ गया। अब अगर आप एक्स बार निकालें तो 18/18 3 नंबर को आपका ऐड करके आया है, अपॉन 3 कर दें तो ये आपका 6 आ गया। अब आप यहां देखिएगा x माइनस एक्स बार ये आपको करना है, तो 5 - 6 आप करेंगे तो ये -1 आएगा, 10 - 6 करेंगे तो ये आपका 4 आएगा, और 3 - 6 करेंगे तो ये आपका -3 आएगा। अब देखिए -1 - 3 तो ये -4, और इस साइड ये आपका 4 यानी प्लस का 4 है, तो माइनस का 4 और प्लस का 4 जब आप कैंसिल करेंगे तो ये 0 आएगा। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है कि अर्थमेटिक मीन यानी अर्थमेटिक मीन से जब आप x को वैल्यू को माइनस करेंगे तो उसका जो सम आएगा वो आपका 0 आएगा। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन आउट ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज नोन एज, कह रहा द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ कोर्स ऑफ एक्शन आउट ऑफ अल्टरनेटिव कोर्स और टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। कहने का मतलब यह है कि सपोज आपको घर जाने के मान लीजिए 4 रास्ते हैं, ये अल्टरनेट, ये विकल्प हैं, मतलब ये 4 गलियां हैं, उन 4 गलियों के नाम ABCD दिए गए हैं। कह रहा इनमें से किसी एक को आपको सेलेक्ट करना है। मान लीजिए आपने C गली को सेलेक्ट कर लिया, यानी आप इस रास्ते से अपने घर को जाने का काम करेंगे, यानी इस 4 में से आपने बेस्ट जो था आपके अकॉर्डिंग, उस टाइम के अकॉर्डिंग वो आपने सेलेक्ट किया है। तो ऐसा करना डिसीजन मेकिंग कहलाता है। डिसीजन मेकिंग का मतलब ही होता है जब आपके पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं तो किसी एक को सेलेक्ट करना डिसीजन मेकिंग है। अब अगर आपके पास केवल एक ही रास्ता हो तो डिसीजन मेकिंग का कोई मतलब नहीं, क्योंकि उसी रास्ते पर आपको जाना होगा। कह रहा है एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू ओवर इश्यू प्राइस ऑफ अ शेयर इज कॉल्ड, कह रहा है एक्सेस ऑफ फेस वैल्यू, मीनिंग समझिएगा। सपोज एक शेयर्स की जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपीज लिखी है और जो इश्यू प्राइस है वो आपका 8 है। आप समझना, कह रहा फेस वैल्यू जो है ये एक्सेस है किससे, इश्यू प्राइस से। इसका मतलब आपको बेचकर 10 रुपए ही मिले हैं, लेकिन उसकी जो प्राइस थी यानी उसकी प्राइस 10 रुपए थी और इश्यू करके आपको 8 रुपए मिले। इसका मतलब आपने उसकी प्राइस जो 10 रुपए थी उससे कम पर इश्यू किया है, यानी यहां पर जो डिफरेंस आया वो 2 रुपए का आया और ये डिफरेंस आपका डिस्काउंट बोला जाएगा। तो फेस वैल्यू ज्यादा है ना कि इश्यू प्राइस ज्यादा है। इसका ठीक उल्टा, अगर इश्यू प्राइस ज्यादा होता फेस वैल्यू से तब ये आपका प्रीमियम आता, तो इसका आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो आज हमने 1 to 40 तक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। होप सो आप सभी को ये 40 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे।
अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप क्लास को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में भी वीडियोस को शेयर करिएगा। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।